इजराइल फिलिस्तीन के बीच लगातार युद्ध जारी है, लेकिन जो बड़ा खेल हुआ है, मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से ईरान और पाकिस्तान को लड़ाने की साजिश हुई। वो साजिश नाकाम हो गई है। उसके बाद से लगातार ग्राउंड पर की अगर बात करें तो वेस्ट बैंक हो या गज़ा, लगातार जो फिलिस्तीन रेसिस्टेंस है, जो हमास है, वो इजराइल के छक्के छुड़ा रहा है। कुछ ऐसे ही खबरें जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 17/1/2024 को हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजराइल बस्तियों की ओर 20 रॉकेट दागे। ये रॉकेट सायरन को भेद गया। सोचिए, ये रॉकेट सायरन को भेद गए। 17/1/2024 को खान यूनिस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कॉलेज के पास हमास ने मलायुक्ता निर्देशित मिसाइल से आईडीएफ कमांड मुख्यालय को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। ये सबसे बड़ी खबर है। 17/1/2024 को आईडीएफ ने 2 अतिरिक्त अधिकारियों की मौत की बात स्वीकार की। उन्होंने अभी स्वीकार किया कि 3 अतिरिक्त सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और हमास द्वारा गजा शहर में 2 एल्विस सिस्टम स्काईलार्क विमानों की जब्ती के दृश्य। तो लगातार इजराइल के जो तकनीक हैं, जो उसके ड्रोन हैं, उस सबको जब्त किया जा रहा है, जो सबसे बड़ी खबर है और ये बड़ी असफलता है। हमास ने गजा खान यूनिस शहर के इलाकों में घुसकर आईडीएफ वाहनों और सैनिकों की सभा पर मोटार और गोलों से बमबारी की है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। पहली बार हमास की लेबनान यूनिट ने उत्तरी इजराइल के ठिकाने पर रॉकेट दागे। इजराइल का लीमैन सैनिक बैरक प्रभावित हुआ है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। 17/11 को ही हिजबुल्लाह ने 20 रॉकेट दागे थे और ये सारे के सारे रॉकेट जाके इजराइल में गिरे हैं। इसका मतलब उनका आयरन डोम रडार जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। 17/11/2024 को ही हमास ने गजा खान यूनिस क्षेत्र में अल यासीन 105 गोले से 2 आईडीएफ मर्केबा टैंकों को निशाना बनाया। 17/11/2024 को ही हमास ने गजा खान यूनिस मान क्षेत्र के अल यासीन 105 गोले से 2 आईडीएफ मर्केबा टैंक को निशाना बना दिया। 17/1/2004 को हमास ने गजा शेख रौदान में आईडीएफ सैनिक को मारने में सफल रहे। अन्य घटना में रेसिस्टेंस ने मशीन गन और आरपीजी गोलों से गजा अल करामा आईडीएफ के लोगों को मार गिराया। सोचिए, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने तुलकेराम शिविर में आईडीएफ की घुसपैठ का सामना किया। आईडीएफ के कई वाहन नष्ट हुए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और हमास ने बमबारी की खान यूनिस सेक्टर में केंद्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कॉलेज के पास आईडीएफ ने कई भारी कैलिबर से गोले दागे हैं। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और हमास ने गजा शेख रौदान में आईडीएफ पैदल सेना बल को कार्मिक विरोधी गोले से सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप इजरायली मारे गए और घायल हो गए हैं। और वेस्ट बैंक ने अद्भुत घटना में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने भारी गोलियों और विस्फोटक उपकरणों से नूर शम्स शिविर पर हमला कर आईडीएफ बलों को मार गिराया है। और तुफा, सोचिए, हमास ने गजा अल तुफा जबल अल राइस पर अल यासीन 105 सेल से आईडीएफ इंजीनियर वाहक को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। तो लगातार युद्ध जारी है और इससे साफ पता चलता है कि अब किसी भी कीमत पर इजराइल जो है इस युद्ध में अपना सब कुछ गंवा चुका है। तो सबसे बड़ी खबरें मैं बता रहा हूँ, किस तरह से इजराइल की बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। और गजा के समर्थन में हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल के खिलाफ इतने रॉकेट दागे गए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 4:15 पर बुरकर मिसाइल से इजरायली खिबरेत मियर बेस के पास सैनिकों की तैनाती को निशाना बनाया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पर वायरल है। लगातार चौथी रात दक्षिण गजा पट्टी खान यूनिस नासिर मेडिकल कम्प्लेक्स के आसपास भयंकर झड़पें चल रही हैं। और हमास के रेसिस्टेंस को, सोचिए, हमास के जो रेसिस्टेंस हैं उसको इजराइल के सेनाओं को वो सबक सिखा रहे हैं। वहीं समंदर में जो यमन के लड़ाके हैं, यमनी सशस्त्र बलों की नौसैनिक मिसाइलों ने इस सप्ताह की शुरुआत में जोग्रिफिया जहाज़ पर सीधे हमला किया। यह इजरायली बंदरगाहों की ओर जा रहा था। तो एक भी जहाज़ जो इजराइल की बंदरगाह की ओर जाता है वो बिल्कुल लौट के नहीं आ सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर बता रहा हूँ। और लगातार युद्ध चल रहा है और किसी भी कीमत पर अब फिलिस्तीन पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया का फिलिस्तीन को समर्थन है। सोशल मीडिया ने इजराइल को बेनकाब कर दिया है और शायद ही अब इजराइल पर कोई भरोसा करता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें। हिजबुल्लाह स्ट्राइक्स इजरायली पोर्ट, हिजबुल्लाह का इजराइल का पर बड़ा हमला है। अब इजराइल के
एयरपोर्ट पर भी हमला किया जा रहा है। सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, तो हिजबुल्लाह के जो मिसाइल हैं वो इजराइल के एयरपोर्ट तक पहुंच रहे हैं, और ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और किस तरह से ये तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से युद्ध में लगातार इजरायली सैनिकों को मुंह की खानी पड़ रही है। वहीं कूटनीतिक रूप से आप बात करें तो लगातार खाड़ी देशों का समर्थन जो है वो बना हुआ है, और ये सबसे बड़ी बात है कि खाड़ी देशों को तोड़ने की लगातार कोशिश हुई थी कि ईरान और पाकिस्तान को फंसाया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। और सोचिए पाकिस्तान किस तरह से दहशतगर्दों को बढ़ावा देता है। ईरान में जो विस्फोट हुआ है उसके लिए ईरान पाकिस्तान को जिम्मेदार मानता है, पाकिस्तान पर इसलिए उसने बमबारी भी की जो आतंकी ठिकाने हैं। वहीं खाड़ी देश लगातार ईरान के पक्ष में एकजुट हैं। तो इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में सच्चाई ये है कि टीवी अखबार अब बिल्कुल आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन हूती, हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाकों ने इजराइल की पोल पट्टी खोल दी है। लाल सागर में, भूमध्य सागर में, जहां समुद्री जहाज़ों पर लगातार यमन के लड़ाके नज़र बनाए हुए हैं। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान का लड़ाका है वो 20-20, 25-25, 50-50, 100-100 मिसाइलें दाग रहा है। और सोचिए हमास गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में लगभग 10,000 इजरायली सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। तो सोचिए अपने आप को सुपर पावर कहने वाला इजराइल पूरी तरह से बैकफुट पर है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक युद्ध होता रहेगा तभी तक वो सत्ता में है। तो राष्ट्रवाद के नाम पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ही देश को युद्ध में धकेल दिया है। और उसके बाद से सोचिए किस तरह से पूरी दुनिया का परसेप्शन बदला है। और अब तक मीडिया के दम पर इजराइल ने ये प्रोपगेंडा फैलाया था, जैसे हिटलर ने गोएबल मीडिया के दम पर ये प्रोपगेंडा फैलाया था। उस समय सोचिए हिटलर जो है वो इन्हीं यहूदियों पर हमला कर रहा था, और उसने प्रोपगेंडा फैलाया था कि इनकी नस्लें बेस्ट हैं और ये लोग आतंकी हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। और अब यही प्रोपगेंडा यहूदी इजराइल अपना रहा है, और वो प्रोपगेंडा फैलाता रहा पिछले 75 सालों से कि किस तरह से हमास और फिलिस्तीन और इस्लामोफोबिया से वो ग्रसित था। भारत के भक्त भी इसी तरह से ग्रसित थे, सोचिए। लेकिन भारत से अब 1 लाख लोग चाहता है इजराइल जो वहाँ के काम करें। और हरियाणा से जो खबरें आई थी कि किस तरह से भारत के जो बेरोजगार हैं वो कह रहे हैं कि हम भूखे मरने से अच्छा है युद्ध में जाकर जान दे देंगे। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से राष्ट्रवाद के नाम पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ही देश को युद्ध में धकेल दिया। और नतीजा यह है कि एक संपन्न इजराइल, एक मजबूत इजराइल अब उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। दरअसल फिलिस्तीन के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था खोने के लिए। वो एक ऐसा देश था जो गरीबी से जूझ रहा था, जो फार्मिंग पर था, जिसके एयरपोर्ट को ही बर्बाद कर दिया गया था। और इजराइल पिछले 75 सालों से मीडिया के दम पर उसको बदनाम भी कर रहा था, और रोज़ हमले करता था, रोज़ उनको बंधक बना रहा था। उसके बाद हमास ने इजराइलियों को बंधक बनाया 7 अक्टूबर को, रॉकेट दागे। और उसके बाद सोचिए अब तक ये स्थिति है कि हमास के गिरफ्त से एक भी इजरायली बंधकों को नहीं छुड़ाया जा सका। तो सोचिए आयरन डोम रडार, मिसाइल, जहाज सब धरा का धरा रह गया। और सच्चाई है कि फ़िलिस्तीन के पास न अपनी आर्मी है न सेना है, लेकिन हमास ने अब पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। और भारत की मनुवादी मीडिया जो कूद कूद कर वहाँ रिपोर्टिंग कर रही थी, क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम का, अफगानिस्तान में कुछ हो तो हिंदू मुस्लिम, इराक में कुछ हो तो हिंदू मुस्लिम, ईरान में बम फटे तो हिंदू मुस्लिम। भारत में तमाम इस तरह की खबरें इसलिए चलाई जाती है ताकि भारत के मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। लेकिन सोचिए जिनको ये लोग भारत की मनुवादी मीडिया, हूती जो यमन के लड़ाके हैं, ऑफिशियल लड़ाके हैं, उनको ये आतंकवादी लिखते हैं, जबकि यमन के साथ भारत के दोस्ताना संबंध है। भारत के किसी भी जहाज़ को टच नहीं करता है। वहीं हिजबुल्लाह को भी ये लोग आतंकी लिखता है, लेबनान के वो लड़ाके हैं, जबकि लेबनान के साथ भारत के बहुत ही शानदार रिश्ते हैं। उसी तरह से हमास के साथ, हमास भी अब फिलिस्तीन को चलाएगा, और फिलिस्तीन के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। जैसे सोचिए ये लोग तालिबान को आतंकी कहते हैं, जबकि तालिबान अफ़गानिस्तान में सत्ता चला रहे हैं और भारत के अच्छे संबंध हैं। अभी अफ़गानिस्तान टीम से भारत का मैच हुआ, वो भारत में रहकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते को ख़राब करना भी मीडिया की जिम्मेदारी में मीडिया अगर कोई ऐसा करता है तो वो गुनहगार है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।
इसलिए बायलेटरल रिलेशनशिप भी ये लोग खराब करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, खाड़ी देश जो लगभग 60 के जिनकी संख्या है, वो भारत के शानदार दोस्त रहे हैं और आज तक कभी भी किसी खाड़ी देश ने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, सरगना है। और आज भी ईरान और पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सोचिए अमेरिका और इजराइल ने किस तरह से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया ताकि मुस्लिम देशों को दो फांक किया जाए, दो टुकड़े में बांट दिया जाए। लेकिन पूरा खाड़ी देश ईरान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान को भी सबक सिखाया ईरान ने। इसका मतलब है ईरान के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं। इसका मतलब है कि खाड़ी देश आतंकवाद के खिलाफ हैं और वो जमहूरियत के पक्ष में हैं। उनके यहाँ भले राजाओं की प्रथा हो, लेकिन वो कहीं से भी आतंकवाद के पक्षधर नहीं दिखते हैं, क्योंकि अगर वो आतंकवाद के पक्षधर होते तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े होते, न कि भारत के साथ। और इसलिए भारत भी पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। बस भक्तों की छोड़ दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।